जी फ्रेंड्स, अगर आपका एक्सपीरियंस 4 से 5 साल है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का और आप कहीं पे इंटरव्यू देते हैं और आपसे जब एचपीएलसी के हवाले से क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, स्पेशली इस लेवल पे 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस पे, तो वो किस तरह के सवाल होते थे। तो आज की हमारी वीडियो का फोकस है, मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स बताता हूँ कि जब अगर आप सीनियर लेवल पे हो, 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस पे हो, कहीं इंटरव्यू दे रहे हो और क्यूसी में और एचपीएलसी आपका फोकस हो जाए वहाँ पे इंटरव्यू में, तो किस तरह के सवाल सामने आते हैं। एचपीएलसी बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। मैं सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस को, कुछ आंसर्स को मैं डिस्कस करूंगा ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि उनका जवाब आपने किस तरह देना है। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी, और जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी फार्मेसी में सीनियर लेवल पे आप एचपीएलसी के इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि ट्रबल शूटिंग क्या होती है। बेसिक क्वेश्चंस आपके इनिशियल लेवल पे होता है। जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं 4-5 साल के एक्सपीरियंस पे, तो आपसे ये सबसे पहले पूछते हैं एचपीएलसी के क्वेश्चंस पे कि ट्रबल शूटिंग क्या होती है। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपने ये कहना होता है कि एचपीएलसी के ऑपरेशन के दौरान, ड्यूरिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ द एचपीएलसी, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, पीक शेप प्रॉब्लम कर रही है, सिस्टम में एयर आ गया है, पीक स्प्लिटिंग हो रही है, और एसएसटी की फेल हो रही है, सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट फेल हो रही है, सैंपल सिलेक्टिविटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें सिस्टम ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। ट्रबल शूटिंग के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं, इन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं जो एचपीएलसी के ऑपरेशन के दौरान आपके सामने आते हैं। और एक एक प्रॉब्लम को अगर वो जाएंगे डेप्थ में तो बहुत लेंथ है। मैं आपको जस्ट ये बता दिया, अगर ये सवाल सामने आता है कि ट्रबल शूटिंग क्या है, तो आपने इस तरह से आंसर करना है। दूसरा, आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये लाजमी पूछा जाता है कि सिस्टम सुटेबिलिटी बेसिकली क्या है और इसके फेल होने के पीछे कॉजेज क्या है। ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है। ये जब आप 5 साल 4 साल के एक्सपीरियंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सिस्टम सुटेबिलिटी के पीछे फेल होने के पीछे कॉजेज क्या है। आपसे इस तरह के सवाल होते हैं, तो डेफिनेटली आपने ये बताना होता है। इसका आंसर ये है कि सिस्टम सुटेबिलिटी, जिसको हम एसएसटी रिपोर्ट भी कहते हैं, बेसिकली सिस्टम की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है जिसमें आरएसडी आपकी कंप्लाई आनी चाहिए, टेलिंग फैक्टर एज पर डॉक्यूमेंट एज पर कंपाउंड जो रिकमेंडेड है वो कंप्लाई आना चाहिए। सिस्टम सुटेबिलिटी में बेसिकली सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक की जा रही होती है। बिफोर सिस्टम सुटेबिलिटी हम आगे नहीं जाते, स्टैंडर्ड में हम सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट निकालते हैं। इसका आंसर है। लेकिन साथ क्वेश्चन ये आता है कि एसएसटी फेल होने के पीछे कॉजेज क्या है, तो फिर आपने क्या जवाब देना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम सुटेबिलिटी एचपीएलसी के अंदर क्यों फेल होती है। इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज है। सिस्टम सुटेबिलिटी को डिफाइन करना और इसके फेलियर के पीछे कॉजेज बहुत सारे हैं। नंबर वन, हम कुछ सिलेक्टेड चीज़ डिस्कस कर देते हैं कि इसमें सबसे पहले एनालिस्ट खुद इन्वॉल्व होता है। अगर एनालिस्ट किसी भी स्टेज पे, सैंपल प्रिपरेशन पे, मोबाइल फेस प्रिपरेशन में, सिस्टम की वॉशिंग में, कहीं पे भी केयरलेसनेस शो करेगा, अगर लापरवाही शो करेगा, तो डेफिनेटली आरएसडी के सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आरएसडी बढ़ जाएगी नॉट मोर देन 2% से ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं आएगी, क्योंकि लिमिट आपकी पता है 2% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि आरएसडी बेसिकली रिलेट करती है सिस्टम सुटेबिलिटी से। दूसरा, अगर आपके सिस्टम का कॉलम कंटामिनेटेड है तो आपके सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट आउट हो जाएगी। और नंबर 3, अगर आपके सिस्टम में एयर है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी आरएसडी फेल हो जाएगी। आरएसडी फेल होगी तो सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट आपकी फेल होती है। वो क्यों? जब आपके सिस्टम में एयर होती है तो डेफिनेटली आपके एरियाज में वेरिएशन आता है। एक स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट के जो एरियाज होते हैं उनमें जब गैप आ जाएगा, उनमें एयर आ जाएगी, तो डेफिनेटली उनकी जब आप आरएसडी निकालेंगे वो मोर देन 2% चली जाएगी, वो आरएसडी फेल हो जाएगी। ये सिलेक्टेड रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद इसी के अंदर सिस्टम सुटेबिलिटी आरएसडी के फेल होने के पीछे आप ये भी बता सकते हैं कि आपको जो इंजेक्टर पॉइंट है, इंजेक्टर पॉइंट होता है, इंजेक्टर की सिरिंज होती है, अगर वो कंटामिनेटेड है या उसमें एयर है, तो भी माइक्रोलीटर अगर वो ठीक तरीके से नहीं लेता तो भी आपकी आरएसडी फेल हो जाती है। ठीक है। और आरएसडी डेफिनेटली जब माइक्रोलीटर सही नहीं रहेगा तो एरियाज में वेरिएशन आएगी और आपकी आरएसडी फेल होगी। जब आरएसडी फेल होती है डेफिनेटली आपके सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट फेल हो जाती है। दूसरा, अगर आपका मोबाइल फेस होमोजेनाइज नहीं है, सैंपल की कंपोजिशन जो आपने स्टैंडर्ड बनाया है, स्टैंडर्ड के आरएसडी देख रहे होते हैं, वो अगर सही से मिक्स नहीं है, उसमें सही से डिफ्यूज नहीं हुआ है, मिक्सअप सही तरीके से आपने नहीं किया, तो डेफिनेटली वो भी एक इंजेक्शन पे एरिया कुछ देगा, दूसरे इंजेक्शन पे माइक्रोलीटर पे एरिया कुछ और देगा, तो उस वजह से भी आपके सिस्टम की रिपोर्ट फेल हो जाती है। इस तरह से एक समराइज वे में आपने आंसर क्वेश्चन का
आंसर देना होता है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि एसएसटी के सिस्टम सिलेबिलिटी की रिपोर्ट क्यों फेल होती है। इस तरह के ट्रबल शूटिंग के सवाल आपसे पूछे जाएंगे अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन को मैंने डिटेल में बता दिया कि क्वेश्चन से अंदर से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप सिस्टम सिलेबिलिटी की एचपीएलसी पे स्टैंडर्ड्स आप चला रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आपने 5 स्टैंडर्ड लगाए और आपके पांचों में से चौथा स्टैंडर्ड आपका फेल हो गया, तो क्या आप 4 स्टैंडर्ड की आरएसडी निकालेंगे? तो डेफिनेटली इसका सवाल आपको जवाब यही देना है। इसका जवाब बड़ा टेक्निकल आपने देना है। देखिए ये काम आप करते हैं एज पर डॉक्यूमेंट। जब आपके डॉक्यूमेंट पर डिफाइन है कि 5 स्टैंडर्ड की आपने आरएसडी निकालनी है, तो अगर आप 5 में से चौथा आपका खराब हो गया तो आप 4 की आरएसडी नहीं निकाल सकते, ठीक है। या कोई ये आपसे कह दे कि अगर आप में पहला दूसरा स्टैंडर्ड ठीक हो गया, रेप्लिकेट ठीक हुआ, तीसरा खराब हुआ, चौथा पांचवा रेप्लिकेट ठीक आ गया, तो क्या हम तीसरे रेप्लिकेट को छोड़ के बाकी 4 रेप्लिकेट के आरएसडी ले सकते हैं? तो इसका तो वेरी ऑथेंटिक आंसर ये है कि ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इसका आंसर ये है कि इस सूरत में आप एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि आप पहले 2 रेप्लिकेट लें, फिर एक रेप्लिकेट छोड़ दें, फिर उसके बाद 2 आखिर के रेप्लिकेट ले लें और उसकी आरएसडी निकाल दें। नॉट एक्सेप्टेबल। हमेशा ये याद रखिएगा, इसमें आपने ये आंसर करना है कि अगर आपके सिस्टम की आरएसडी फेल हो रही है तो आप दोबारा उस स्टैंडर्ड को चलाएंगे, ठीक है। 5 के 5 रेप्लिकेट दोबारा चलाएंगे और साथ में आप सपोर्टिंग में ये लाजमी कहेंगे कि जब भी आप स्टैंडर्ड की आरएसडी निकालते हैं तो आपके जो सैम्प आरएसडी के रेप्लिकेट्स होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं। कभी भी नॉट एक्सेप्टेबल के एक शुरू का ले लिए, एक आखिर का ले लिए, एक बीच का ले लिए, नहीं। या तो आप 5 आखिर के ले लें अगर आपने ज्यादा रेप्लिकेट लगाने, अगर आप मैनुअल स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, या 5 शुरू के ले लें। बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए। स्टैंडर्ड की रेप्लिकेट की सिलेक्टिविटी हमेशा सीक्वेंस में होती है, आगे पीछे नहीं लेते, उस सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह आपने इसका आंसर करना है। क्लियर? एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लाजमी आपसे पूछेंगे अगर आप सीनियर लेवल पे, कि एचपीएलसी की कॉलम की वॉशिंग का प्रोसीजर क्या है। एक प्रॉपर वॉशिंग प्रोसीजर बताएं आप कि किस तरीके से आपने करनी है। अगर एज पर सॉल्वेंट्स, एज पर कंपाउंड की नेचर किस तरीके से वॉशिंग करते हैं, तो याद रखिएगा इसका अपना आंसर इसी तरीके से करना है कि अगर आपका मोबाइल फेज, वॉशिंग डिपेंड्स ऑन मोबाइल फेज। ये बात आपने आंसर क्या करना है कि एचपीएलसी कॉलम की जो वॉशिंग है वो डिपेंड करती है कि आपने प्रोडक्ट कौन सा चलाया और उसकी मोबाइल फेस की कंपोजिशन क्या उसके ऊपर चलाई। अगर आपने कोई बफर्ड मोबाइल फेस चलाया है, यानी ऐसा मोबाइल फेस चलाया जिसके अंदर बफर्ड था, तो डेफिनेटली फिर उसके आफ्टर एनालिसिस उस कॉलम को आप पहले 1 घंटे तक डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे जिसकी कंडक्टिविटी कम से कम हो। पहले 0.5 ml फ्लो रेट कम रख के वॉशिंग करेंगे आधे घंटे तक, फिर आधे घंटे तक 1.0 ml फ्लो रेट उसकी वॉशिंग करेंगे। ये क्राइटेरिया, पहले डिस्टिल वाटर से 1 घंटा लाजमी वॉशिंग करेंगे। उसके बाद फिर उसको आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, प्योर मेथनॉल से या एसिटोनाइट्राइल से वॉश करेंगे 1 घंटे के लिए। यानी प्रॉपर वॉशिंग का तरीका क्या होना चाहिए, आपने क्या बताना है, 2 घंटे कॉलम की वॉशिंग करते हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिस है डिपेंडिंग ऑन द मोबाइल फेस। अगर आपने कोई ऐसा मोबाइल फेस चलाया जिसमें बफर नहीं था, तो फिर आपको वाटर चलाने की जरूरत नहीं है उस कॉलम के ऊपर, क्योंकि उस कॉलम स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। उसको कॉलम को स्पेसिफाइड करके आपने आफ्टर एनालिसिस डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मोबाइल पर जस्ट प्योर मेथनॉल था तो उसके बाद यही क्राइटेरिया है कि आप जस्ट उसको दोबारा 1 से 1.5 घंटे तक आप उसको प्योर मेथनॉल से ही वॉश करें। ये आपने इस तरह का इसका आंसर करना है कि वॉशिंग डिपेंड्स ऑन, प्रॉपर जो एचपीएलसी की वॉशिंग का प्रोसीजर है डिपेंड्स ऑन मोबाइल फेस, कि आपने कौन सा मोबाइल फेस यूज किया। क्लियर हो गया? इस तरह के सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है आपसे लाजमी पूछे जाते हैं। ये बहुत बड़ी सीरीज है, प्रॉपरली एक सीरीज है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपसे पूछते हैं कि एचपीएलसी आपको पता है बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक। मैंने सिलेक्टेड 3 से 4 क्वेश्चंस को लिया है और उनको इतना ब्रीफली बताया, क्योंकि इस तरह के जो ट्रबल शूटिंग है सीनियर लेवल पे आपके जो क्वेश्चन सामने आते हैं उनको फिर आपने बड़े समराइज वे में और बड़े टेक्निकल वे में कवर अप करना होता है। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो है नहीं कि एचपीएलसी की क्या होता है, एचपीएलसी किसका एब्रीविएशन है, रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी क्या है, नॉर्मल फेस क्या होती है, और पंप क्या होता है, और C18 और C8 में क्या डिफरेंस है। ये जरा जब आप सीनियर लेवल पर होते हैं तो आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, फिर आपको एक बड़े टेक्निकल वे में और ट्रबल शूटिंग और सिस्टम सिलेबिलिटी के हवाले से काफी सवाल होते हैं, उनको आपने इस तरीके से जवाब देना होता है। अब वीडियो हमें एंड करते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी, और इन्हीं सीरीज को एचपीएलसी से रिलेटेड जो और क्वेश्चन आंसर है सीनियर लेवल के, तो मैं और भी इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। जो लोग चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।